हाय मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल पर। तो मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ साइंस का, जो आप लोगों का जो मॉडल पेपर आया हुआ है उसका पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, जो ऑफिशियल आप लोगों का ये जो आंसर की आया हुआ है मॉडल पेपर, तो सेट 1 का आज हम लोग कुछ क्वेश्चन से देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग प्लीज मेरे चैनल के साथ लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्या है पहला वाला क्वेश्चन आप लोगों का? देखिए, सेम एज आप लोगों का एग्जाम में ऐसा ही आएगा, खंड और लिखा हुआ रहेगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब बोले तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। प्रश्न 1 से लेकर 80 तक दिया हुआ रहेगा। उसमें से आपको कहेगा कि किन्हीं 40 का क्या लिखाइए, आप प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए हुए हैं, जिनमें से एक सही है। आपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओएमआर शीट में क्या करना है, चिन्हित करना है। बात समझे? तो 40 गुना 1 40, तो आपको 80 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। 80 में से आपको 40 क्वेश्चन बनाना है और आपको 40 मार्क्स से लाना है। बहुत इजी है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग किस किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। बोला कि समतल दर्पण में फोकस दूरी कैसा होता है? शून्य होता है, ऋणात्मक होता है, अनंत होता है, धनात्मक होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो समतल दर्पण होता है, तो समतल दूरी का फोकस क्या होता है आपका? ऋणात्मक, सॉरी अनंत होता है। समतल जो दर्पण होता है उसका जो ये होता है क्या, फोकस दूरी जो होता है वो क्या होता है आपका? अनंत होता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनता है? दर्पण के पीछे, दर्पण के आगे। तो हम लोग जानते हैं वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के क्या बनता है? दर्पण के आगे बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कहां पे बनता है? दर्पण के आगे बनता है। यदि आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच का कोण कितना डिग्री होगा? हम लोग जानते हैं एक बात कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आई बराबर कितना होता है? आर। मतलब कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। जितना कोण आई होगा उतना कोण क्या होगा? आर होगा। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि परावर्तित कोण, परावर्तित किरण और आपतित किरण। तो हम लोग जानते हैं कि परावर्तित किरण और आपतित किरण का जो दोनों जो किरण होता है, इन दोनों किरणों का जो ये होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं? योग के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसका मतलब आपतित किरण परावर्तित किरण बराबर कितना हो जाएगा? आई प्लस कितना हो जाएगा? आर। आई प्लस कितना हो जाएगा? आर। तो 30 प्लस कितना हो जाएगा? 30। 30 प्लस 30 कितना हो जाएगा आपका? 60। तो ये कितना डिग्री का कोण बन जाएगा? ये 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना हो जाएगा? 60 डिग्री का हो जाएगा। एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल अगर सी है ना, प्रकाश की चाल क्या है? सी है। परावर्तित में प्रकाश की चाल क्या होगा? सी रहेगा। मतलब आपतित में अगर प्रकाश की चाल सी है तो लौटने के बाद भी उसका प्रकाश का चाल क्या रहेगा? वही रहेगा। चाल बदलने वाला नहीं है। चाल दोनों में क्या रहेगा? आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों में चाल सेम रहता है। अगर मतलब इसका स्पीड अगर सी है तो जाने का भी स्पीड क्या होगा? सी होगा। ठीक है, चलिए। गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु क्या लिया गया है? थोड़ा एक्चुअली आज कुछ रीजन है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, गोलीय दर्पण में जो कार्तीय चिन्ह होता है उसका जो ये होता है साइन जो होता है वो परिपाटी के अनुसार कौन सा मूल बिंदु कौन सा माना गया है? तो हम लोग जानते हैं ध्रुव को हम लोग क्या मानते हैं? मूल बिंदु मानते हैं। ठीक है, उसके बाद जब बोले कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उसका गति कैसा होता है? बढ़ता है, घटता है, समान रहता है? इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं जब प्रकाश सघन माध्यम से किस माध्यम में जा रहा है? विरल माध्यम से। अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता तो घटता, लेकिन क्या होता है? सघन से विरल में जाता है तो क्या करेगा? बढ़ेगा। समझे? क्या करेगा? उसकी गति क्या करेगा? उसकी स्पीड बढ़ेगा। ठीक है, अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है? आवर्ती, तरंगदैर्घ्य, रंग, ए और बी दोनों। तो हम लोग जानते हैं कि अपवर्तन के कारण आवर्ती भी बदलता है और उसका जो तरंगदैर्घ्य होता है, जिसको फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी हो गया और ये वेवलेंथ हो गया, दोनों चीज क्या होता है? बदलता है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति क्या होगा? पी बराबर कितना होता है? हम लोग जानते हैं 1/f। और ये f जो होता है ना, फोकस दूरी किसमें होना चाहिए? 100 में होना चाहिए, पता है ना आपको? तो 1/f क्या फॉर्मूला होता है? p बराबर कितना होता है? 1/f। तो 1f की जगह कितना है? 50 सेंटीमीटर है। तो आपको पता है एक बात कि फोकस दूरी हमेशा किसमें होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। तो इसको मीटर में बदलना पड़ेगा आपको। तो कितना हो जाएगा? 1/50 बटे में कितना हो जाएगा? 100, है ना? सेंटीमीटर में मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग लगाते हैं तो 100 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 100 बटे कितना हो जाएगा आपके पास? 50। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 2 डायप्टर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 डायप्टर हो जाएगा। 2D ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि तेलीय कागज क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं तेलीय कागज क्या होता है, जिससे प्रकाश का कुछ अंश पार कर जाता है और कुछ अंश पार नहीं कर पाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पारदर्शक बोलते हैं। उसी वही क्या होता है? तेलीय कागज होता है। तो तेलीय कागज कैसा होता है? पारदर्शक होता है। ठीक है, प्रकाश की चाल कहाँ पे न्यूनतम होती है? तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश की चाल अगर अधिकतम पूछा तो कहाँ पे होता है? निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। उसके बाद क्या है? जल, कांच, वायु। तो उसके बाद वायु होता है, उसके बाद जल होगा, सबसे कम कहाँ पे होगा? कांच में होगा। प्रकाश की चाल यहाँ पे क्या पूछा गया? न्यूनतम पूछा गया। तो प्रकाश की चाल न्यूनतम कहाँ पे होगा? कांच में होगा। ठीक है, निम्नलिखित किस भाग पर मानव नेत्र की किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो मानव के आंख पर किस भाग में प्रतिबिंब बनता है? तो हम लोग जानते हैं दृष्टि पटल, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं। रेटिना में बनता है और रेटिना का दूसरा नाम क्या है? दृष्टि पटल नाम है। ठीक है, नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहलाता है? तो हम लोग जानते हैं कोर्निया। क्या कहलाता है भाई? कोर्निया। नेत्र का
पारदर्शी भाग को क्या कहलाता है, अग्र भाग को क्या कहलाता है, कॉर्निया कहलाता है। बाइफोकल लेंस के द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है, तो हम लोग जानते हैं कि बाइफोकल लेंस से लगाने से हम लोग को निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों का क्या होता है, मतलब दोनों का टेंशन खत्म हो जाता है, ये बोल सकते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब दोनों टेंशन खत्म होता है तो उसको बुलाता है जरा दृष्टि दोष बुलाता है, क्या बुलाता है। तो बाइफोकल लेंस का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, जरा दृष्टि दोष को क्या करते हैं, उसको सुधारा जाता है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि रेडस कोशिकाएं किस प्रति संवेदनशील होते हैं, तो रेडस कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होती है, तो हम जो धुंधला रोशनी जब होती है ना, धुंधला रोशनी में ये संवेदनशील होती है। जब धुंधला रोशनी धुंधला होगी तो वहां पे आपको क्या करता है, ये जो रेडस कोशिकाएं होती है ना, वो देखने में मदद करती है, ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट नहीं होता है, किसमें ब्लाइंड स्पॉट नहीं होता है, कॉर्निया, पुतली और लेंस में। तो क्या होता है, रोड्स एंड कॉन्स में, रोड्स एंड कॉन्स में क्या होता है, ब्लाइंड पॉइंट्स नहीं होते हैं, बात समझे। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो हम लोग जानते हैं चुंबकीय, रासायनिक, इनमें से कोई नहीं, उसमें है। तो हम लोग जानते हैं कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है, तो उसमें प्रभाव पर, इसमें उसमें प्रभाव पर कार्य करता है, ठीक है। किस उपकरण में धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह नहीं होता है, तो एमीटर में तो प्लस माइनस दोनों चार्ज होता है, वोल्टमीटर में भी होता है, विद्युत सेल में भी होता है, लेकिन कुंडली मतलब तार है ना, कुंडली में क्या होता है, कोई भी धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह नहीं होता है। इसमें क्या नहीं पाता है, वो ध्रुव नहीं पाया था ना, इसमें ध्रुवीय तल नहीं पाया था, ध्रुव पाया जाएगा तब ना उसमें प्लस माइनस चार्ज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, तो हम लोग जानते हैं 1 वाट बराबर 1 जूल बाय 1 सेकंड, जूल बाय सेकंड के बराबर होगा। जूल बाय सेकंड कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है। विद्युत हीटर की तार में कुंडली बनी होती है किसका, तो हम लोग जानते हैं विद्युत हीटर के तार में हम लोग नाइक्रोम का तार लगाते हैं। नाइक्रोम का तार क्या होता है, इसका जो ये होता है क्या होता है, क्वथनांक गलनांक क्या होता है, बहुत हाई होता है ना, जल्दी पिघलता नहीं, इसका कंडक्टिविटी बहुत हाई होता है, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, नाइक्रोम का तार लगाते हैं, जल्दी गलता नहीं है ना। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, ये बात हम सबको जानते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था, हम लोग जानते हैं ऑस्ट्रेड ने किया था। किसने किया था भाई, ऑस्ट्रेड ने किया था। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है, काल्पनिक होती है, वास्तविक होती है, तो हम लोग जानते हैं चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है, काल्पनिक होती है, ठीक है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या था, जनित्र। अगर यहाँ पे आता विद्युत धारा उत्पन्न करने की नहीं, विद्युत धारा को मापने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो एमीटर। विद्युत धारा को हम लोग किसके द्वारा मापते हैं, तो एमीटर के द्वारा मापते हैं। लेकिन क्या कर रहा है, विद्युत धारा उत्पन्न करता है, क्या कहता है, उत्पन्न, है ना। उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है, तो जनित्र कहते हैं, ठीक है। लघु पतन के समय क्या होता है, क्या होता है, परिवर्तित नहीं होता है, मतलब चेंज नहीं होता है, बहुत कम हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। जब लघु पतन होता है, मतलब बोले शॉर्ट सर्किट होता है, तो उस वक्त है ना, प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब प्रतिरोध का मान कम हो जाता है तो करंट का मान क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। जब करंट का मान बहुत ज्यादा हो जाता है तो अपने आप तार में क्या लग जाता है, आग लग जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लघु पतन कहते हैं, ठीक है। नाभिक की ऊर्जा को प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व क्या होता है, हीलियम, एल्युमिनियम, यूरेनियम, क्रोमियम। तो हम लोग जानते हैं कि नाभिक की ऊर्जा में हम लोग किस चीज का कौन सा तत्व प्राप्त करते हैं, तो हम लोग कहते हैं यूरेनियम का, है ना। यूरेनियम जो होता है वो नाभिक की ऊर्जा से प्राप्त करने वाला तत्व है एक, ओके। बोला कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो हम लोग जानते हैं सूर्य क्या है, पृथ्वी पर मुख्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य, जिसको धूप भी कभी कभी आ जाता है ऑप्शन में, ठीक है। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है, जल का मतलब जानते हैं हम लोग ना, जल का पेट्रोलियम के बारे में बताया, टर्बो भी नहीं होगा, नाइट्रो, एक कुछ और चीज के बारे में हाइड्रो का मतलब क्या होता है, हाइड्रो का मतलब होता है जल, है ना, हाइड्रा। उसी तरह से एक चीज और भी आया है, हाइड्रोक्सिल ना कैसे कुछ नाम है ना, वो उसका मतलब भी क्या होता है, जल होता है। निम्नलिखित में कौन सा युग में एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है, सोडियम क्लोराइड को विलयन कॉपर के साथ, मैग्नीशियम क्लोराइड को विलयन कॉपर के साथ, फेरस सल्फेट को विलयन सिल्वर के साथ, सिल्वर नाइट्रेट का विलयन को कॉपर के साथ। तो हम लोग जानते हैं सिल्वर नाइट्रेट है ना, कॉपर क्या है, इससे अधिक क्रियाशील है ना। सिल्वर जो है, सिल्वर नाइट्रेट जो है, इससे कॉपर से अधिक क्रियाशील है, सिर्फ इसी को क्या कर सकता है, विस्थापित कर सकता है। इसके अलावा कोई किसी को क्या करेगा, विस्थापित नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो विस्थापित नहीं करेगा तो कौन सा एकल मतलब सिंगल डिस्प्लेसमेंट कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। साग सब्जियों को विघटित मतलब तोड़ करके कंपोस्ट बनाने की अभिक्रिया कौन सा हो जाएगा, उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, प्रतिस्थापन, इनमें से कोई नहीं। जानते हैं जब साग सब्जी क्या करता है, उसको विघटित करता है, मतलब तोड़ता है, तो उसके अंदर से क्या निकलता है, उष्मा निकलता है ना। तो कंपोस्ट खाद बनाने के लिए हम लोग किस चीज का उपयोग करते हैं, उष्माक्षेपी का, है ना, उष्मा निकलती है तो क्या हो जाएगा, उष्माक्षेपी का। हम लोग उष्माक्षेपी जो है ना, वही उसका क्या है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जब साग सब्जी क्या होता है, गल करके कंपोस्ट खाद बनाया जाता है, तो उसके अंदर से क्या निकलता है, हीट रिलीज होती है, तो क्या हो जाएगा, उष्माक्षेपी हो जाएगा, ठीक। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, दहन में तो भैया चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो चलेगा ही नहीं। भोजन का पाचन, जब तक हमारे अंदर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम लोग भोजन को पचा नहीं सकते हैं। श्वसन में तो पक्का ऑक्सीजन ही चाहिए, और क्या चाहिए, अपक्षेपण क्या है, यहाँ पे आपका श्वसन का क्रिया नहीं है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, हम लोग जानते हैं C6H12O6। ये क्या होता है, ग्लूकोज क्या सूत्र होता है, ये तो इथेनॉल है ना, ये तो बेंजीन है C6H6 और ये क्या है भाई पता नहीं इसका, लेकिन ये क्या होता है C6H12O6, ये क्या होता है, क्या होता है आपका ग्लूकोज होता है। निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है, देख लीजिए, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ हाइड्रोजन 4 है, यहाँ हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन 2 है, ये तो है KClO3 है ना, पोटासियम 2 है तो पोटासियम 2 है, क्लोरीन 2 है तो क्लोरीन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 3 है, 6 है, 3 2 6, ये भी सही, ये भी तो ठीक है भाई, हाइड्रोजन 2 है तो 2 हाइड्रोजन क्लोरीन, ये भी सही, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। तो डी नंबर आपका क्या हो जाएगा, आपका ये आपका संतुलित नहीं है, ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है, समझे। कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका मतलब पीएच का मान क्या होगा, तो अगर लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो इसका मतलब इसका पीएच क्या होगा, 7 से अधिक होगा, क्योंकि लाल लिटमस पत्र को नीला करता है इसका मतलब वो क्या होगा, क्षारीय होगा। अगर नीला लिटमस पत्र को लाल करता है तब वो क्या होता है, अम्लीय होता है, लेकिन लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहा है इसका मतलब ये क्या होगा, क्षारीय होगा, क्षारीय होगा तो पीएच का मान 7 से क्या होगा, अधिक होगा, 7 से अधिक कौन है भाई, 11, तो 11 हो जाएगा, ठीक है ना। यज्ञ पुष्प क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं जिंक ऑक्साइड जो होता है ना, जिंक सल्फ्यूरिक, जिंक सल्फेट नहीं, जिंक ऑक्साइड, जिंक जो ऑक्साइड होता है ना, जिंक ऑक्साइड का जो पुराना नाम होता है ना उसी को क्या बुलाता है, यज्ञ पुष्प बुलाया जाता है, ठीक है, जिंक ऑक्साइड को। निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है, हम लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऐसी होती है जो चूना को क्या कर देती है, दूधिया कर देती है पूरा, ठीक है, क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये 7th क्लास से पढ़ते हो रहे आ रहे हैं ना, 7th क्लास में भी ये बात पढ़ाया जाता है। मधुमक्खी में डंक में निम्नलिखित में कौन सा अम्ल निकलती है, अगले नहीं अम्ल होगा, है ना, कौन सा अम्ल होता है जब मधुमक्खी या चींटी आपको डंक मारते हैं तो कौन सा अम्ल होता है, मेथोनिक अम्ल होता है, कौन सा होता है, मेथोनिक अम्ल होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CSO4 विद फाइबर, नहीं ये तो तुतिया का होता है, ये तो जिप्सम का होता है, CSO4 विद हाफ H2 क्या होता है, CSO4 विद हाफ H2 क्या होता है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो हम लोग जानते हैं अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण बनाता है, क्या बनाता है, लवण बनाता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में किस तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है, तो देख लीजिए, आपको कह रहा है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक किसका होगा, तो सिलिकॉन कितना होता है भाई, 14 होता है, 14 को हम लोग कितना लिखेंगे, 2,8 और कोमा कितना हो जाएगा, 8 2 10 14, और अल्युमिनियम कितना होता है भैया, 13 होता है, तो कितना हो जाएगा 2,8,3 है ना। उसके बाद फास्फोरस कितना होता है, 15 होता है, फास्फोरस कितना होता है 15, तो कितना हो जाएगा 2,8 कितना हो जाएगा 5, और सोडियम कितना होता है 11 होता है, 11 का कितना हो जाएगा 2,8 कितना हो जाएगा 1। तो किसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब बदलो संयोजी इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक किसका हुआ, फास्फोरस का, इसका 4 है, इसका 3 है, इसका 5 है, इसका 2 है, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। इसका मतलब फास्फोरस का सबसे अधिक क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है, बस समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, वो देखिए, बोला कि क्यूप्राइट निम्नलिखित में से किस धातु का एस का, तो हम लोग जानते हैं कॉपर का जो एस का क्या होता है आपका, क्यूप्राइट होता है, समझे कि नहीं। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, तो ऑक्सीजन की संयोजकता देख लीजिए, ऑक्सीजन कितना होता है, परमाणु संख्या 8 होता है इसका ना, क्या लगे 2,6, कितना हो जाएगा इसका, तो 6 चाहिए यहाँ पे, तो इसको फुलफिल करने के लिए 2 चाहिए, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2 होता है ना, इसका संयोजकता कितना होता है, 2 होता है, याद रखिएगा, 6 नहीं हो जाएगा, इसको फुलफिल करने के लिए क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका जो ये होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2 आता है, ठीक है। गंधक का परमाणु संख्या कितना था, हम लोग जानते हैं गंधक सल्फर का कितना होता है, 16 होता है ना, 16, और गंधक की परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अभी क्रियाशील समूह CO को किसको कहेंगे, अल्डिहाइड क्या होता है भाई, अल्डिहाइड बॉन्ड CHO होता है, ईथर बॉन्ड O होगा, अल्कोहल बॉन्ड HO होता है, कार्बोनिल समूह क्या हो जाएगा, ये समूह CO क्या हो जाएगा आपका, कार्बोनिल समूह हो जाएगा, ठीक है। वेल्डिंग में हम लोग किस गैस का उपयोग करते हैं, तो हम लोग जानते हैं इथाइन गैस का, है ना, इथाइन गैस का हम लोग उपयोग करते हैं, किसमें, वेल्डिंग बनाने के लिए, वेल्डिंग गैस में हम लोग इथाइन गैस का उपयोग करते हैं। कार्बन आवर्त सारणी में किस वर्ग का सदस्य होता है, कार्बन, तो हम लोग जानते हैं कार्बन 14 वर्ग के सदस्य, वर्ग 14 के क्या है सदस्य कार्बन, ठीक है। इथाइन लास्ट में क्या, इथाइन YNE है ना, YNE है, तो कितना होगा, कार्बन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, हम लोग जानते हैं इथाइन में, इथेन रहेगा तो एक, इथीन रहेगा तो 2, इथाइन है, इथाइन में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कार्बन के बीच कितना होता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है, 3 सहसंयोजक बंधन होता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील हेलोजन है, तो हम लोग जानते हैं कि फ्लोरीन एक ऐसा हेलोजन है सबसे अधिक क्रियाशील है, तो फ्लोरीन हो जाएगा। फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो में सबसे अधिक क्रियाशील कौन होता है, फ्लोरो होता है, ठीक है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो हम लोग जानते हैं कितने आवर्त होते हैं भाई, 7 आवर्त होते हैं, कितने होते हैं, 7 आवर्त होते हैं। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है, तो इसको संयोजकता कितना हो जाएगा, पोटेशियम कितना है आपको परमाणु संख्या कितना दे रखा है 19, तो कितना हो जाएगा 2 8 8 8 8 16 2 कितना 8 8 16 16 2 कितना 18 18 8 3 कितना होता है 18 और 1 19 है ना, कितना हो जाएगा आपको इसका पोटेशियम का जो संयोजकता मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या कितनी होती है, तो हम लोग जानते हो अगर आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या पूछे तो 7, अगर ऊर्ध्व स्तंभों की संख्या पूछे, क्या पूछे ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या पूछे तो कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित संकेत द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है, आपको धातु पूछ रहा है,
तो ये फ्लोरीन F। आपको पता है ना ऊपर वाला जो होता है ना, ऊपर वाला, इसमें दो चीजें, एक 19 है और एक 9 है। तो 9 आपका क्या हो जाता है एटॉमिक नंबर, और आपका 19 जो है एटॉमिक क्या हो जाएगा मास हो जाएगा। तो हम लोग किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर्स के द्वारा पता चलेगा हमें, ठीक है। तो फ्लोरीन का 9 होता है तो ये तो क्या फ्लोरीन गैस हो जाएगा। ये 12 किसका होता है, मैग्नीशियम। तो ये तो हमको धातु लग रहा है, ये धातु होगा, पक्का पक्की है। ये मैग्नीशियम क्या होता है, धातु होता है, ये होगा। उसके बाद 6 क्या होता है, कार्बन का, ये तो होगा ही नहीं, ये भी क्या हो गया, गैस हो गया। और ऑक्सीजन का 8, ये क्या होता है, ऑक्सीजन का होता है, ये भी क्या हो गया, गैस हो गया, ठीक है। फ्लोरीन भी गैस, कार्बन गैस, ऑक्सीजन भी गैस। मैग्नीशियम क्या होता है, एक गैस है तो सब क्या धातु हो जागा। मैग्नीशियम क्या है आपका, धातु है, समझे कैसे। यहाँ क्या पूछ रहा था आपसे, धातु ही पूछ रहा था, तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से वनों पर आधारित उद्योग कौन सा है। वनों पर आधारित उद्योग, कागज उद्योग, लाख उद्योग और टिम्बर उद्योग, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा, सभी क्या है, वनों पर ही आधारित उद्योग है। ये जितने भी मतलब उद्योग है सारा किस पर चलता है, वन मतलब पेड़ पौधे के हिसाब से चलता है, ठीक है। सिंचाई के लिए पौधों की ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचने की तकनीक को क्या कहते हैं हम लोग, वर्षा जल सिंचाई, यांत्रिक छिड़काव, नहर से सिंचाई, टपकन जल। तो हम लोग क्या बोलते हैं, टपकन जल बोलते हैं। जब जड़ों में बूंद बूंद करके बारिश दिया था ना, पानी दिया था ना, उसको क्या बोलता है, टपकन सिंचाई कहा जाता है, ठीक है। क्या बोलता है, टपकन सिंचाई कहा जाता है। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष से हुआ था, हम लोग जाते हैं 1943 में, ठीक है ना। ये तो डायरेक्ट चिपको आने वाला है। गवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो हम लोग जाते हैं मृत पोषी, सबको जानते हैं हम लोग, है ना, क्लास 9 में पढ़े थे इसके बारे में, है ना। मृत पोषी कवक किसके द्वारा अपना बनाता है, मृत जीव के द्वारा अपना भोजन बनाता है वो। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जैविक प्रकरण द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, मृत घास पत्ते, रबर, पॉलिथीन। ना पॉलिथीन अपघटित होने वाला है ना रबर, तो मृत घास पत्ते, है ना। मृत घास पत्ते ये क्या होते हैं, मृत घास पत्ते क्या होते हैं, ये अपघटित हो जाते हैं, टूट करके क्या बनाते हैं, कंपोस्ट में बदल जाते हैं, ठीक है। मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है कहां से, मुख गुहा से, अमाश से, ग्रास से, छोटी आंत से। तो हम लोग जानते हैं मुख गुहा, है ना, जहां से मुख होता है ना, जैसे मुंह खाना में डालते हैं तो वही क्या होता है, मुख गुहा, वही से क्या होता है आपका मनुष्य का पाचन क्रिया स्टार्ट होता है। सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम क्या क्या है, सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम क्या क्या है, शोषण ये भी है, पोषण ये भी है, प्रजनन ये भी है। तो इनमें से क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, सभी हो जाएगा। किनबिन क्रिया क्या होता है, हाइड्रा में, स्टिम में, अमीबा में। तो हम लोग जानते हैं किनबिन की क्रिया कहां पे होता है, अमीबा में, है ना। वायवीय श्वसन क्रिया की निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है, वायवीय में तो आप पक्का ऑक्सीजन करेंगे, क्या करेंगे, है ना। हम जानते हैं वायवीय श्वसन क्रिया में हम लोग किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन का करेंगे, डायरेक्ट बात। कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं, कोशिकीय ईंधन, वसा को, ग्लूकोज को, प्रोटीन को, इनमें से कोई नहीं, हम लोग जानते हैं ग्लूकोज को, है ना। कोशिकीय ईंधन किसको कहेंगे, ग्लूकोज को। हम लोग कोई भी चीज खाते हैं तो किसके रूप में मिलता है, ग्लूकोज के रूप में मिलता है। तो कोशिकीय ईंधन क्या हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा। ईंधन का मतलब यहाँ पे जलने वाला चीज नहीं होगा, यहाँ का मतलब कोशिका को क्या किसके द्वारा खुराक मिलता है, क्या चीज के रूप में। पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस अंग में होता है, फूल में, तना में, पत्तों में, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा, फूल में भी मिलता है, लेकिन मुख्यतः पूछा है, क्या पूछा है, मुख्यतः किस में पाया जाता है, पत्तों में पाया जाता है। खाली पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस अंग से होता है, तब सभी में होता, तब क्या होता है, सभी में होता है, लेकिन मुख्यतः पूछा है तो मुख्यतः क्या हो जाएगा, पत्तों में हो जाएगा, ठीक है। मानव हृदय किस तंत्र का भाग होता है, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचन तंत्र। मानव हृदय मतलब मानव हृदय, किडनी के बारे में पूछ रहा है, क्या हो जाएगा, परिसंचन तंत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परिसंचन तंत्र, सॉरी किडनी नहीं पूछ रहा है, सॉरी। मानव हृदय, हार्ट के बारे में पूछ रहा है, मानव हृदय या किडनी के बारे में पूछता है तो क्या होता है, उत्सर्जन होता, ठीक है ना। लेकिन मानव हृदय के हार्ट के बारे में पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, परिसंचन तंत्र हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा रक्त थक्का बनाने में सहायक होता है, तो हम लोग जानते हैं फाइब्रोनिज, क्या बोलता है, फाइब्रोनिज। ये क्या करता है, हमारे ब्लड को थक्का बनाने में काम करता है, प्लेटलेट्स भी होता है, ठीक है। पादप अपशिष्ट संचित रहता है, पादप अपशिष्ट क्या था, छाल में रहता है, पत्तियों में रहता है, कोशिका की रिक्त कौन में रहता है, इनमें से सभी। तो कौन सा हो जाएगा, सभी जगह होता है ना। पादप में जो अपशिष्ट जो पदार्थ होता है, पेड़ पौधों में जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो कहाँ जमा रहता है, छाल में भी रहता है, पत्तियों में रहता है, और कोशिकीय रिक्तियों में रहता है, मतलब खाली जगहों में भी रहता है, कोशिकीय के खाली जगहों में भी रहता है, ठीक है। एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है, तो एमिनो एसिड बनता है, क्या बनता है, एमिनो एसिड मतलब बोले तो NH3 बनता है ना। एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है, एमिनो एसिड मतलब बोले तो नाइट्रिक अम्ल बनता है ना, NH3 नाइट्रिक अम्ल। वृक्क का प्रधान कार्य क्या है, वृक्क का वही किडनी का प्रधान कार्य क्या है, उत्सर्जन, है ना। क्या करता है, पेशाब को छान करके क्या करता है ना, ब्लड से, और ब्लड से क्या करता है, पेशाब को छान करके क्या करता है, बाहर निकालता है, उत्सर्जन करता है, ठीक है। इनमें से कौन पादप हार्मोन है, इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन और साइटोकिनिन। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, पादप हार्मोन कौन है, साइटोकिनिन है। फल पकाने के लिए हम लोग किस हार्मोन का इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन, इथिलीन, जेबरिलिन, इनमें से कौन, तो हम लोग जानते हैं इथिलीन का, है ना। हम लोग फल को पकाने के लिए किस केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, किस हार्मोन का, तो इथिलीन का। मनुष्य में कपाल तांत्रिकों की संख्या कितनी जोड़ी होती है, तो हम लोग जानते हैं 22 जोड़ी। मनुष्य में जो कपाल होता है, ये वाला कपाल, इसमें तांत्रिक की संख्या कितनी होती है, तो 12 जोड़ी होती है, ठीक है। रुधिर चाप नियंत्रित करता है, रुधिर चाप नियंत्रित कौन करता है, थायमाइड द्वारा, एड्रिनल द्वारा, ग्रंथि द्वारा, विष्णु द्वारा, तो एड्रिनल के द्वारा, है ना। ये तो हमारे बॉडी का मुख्य पार्ट है एड्रिनल, तो रुधिर चाप नियंत्रित कौन करता है, भाई एड्रिनल करता है, ठीक है ना। बोला कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि के द्वारा होता है,
लैंगिक विखंडन मुकुलन, तो इनमें से सभी, तो मुकुलन विधि द्वारा है ना, बडिंग के द्वारा, हाइड्रा में किसके द्वारा प्रजनन होता है, बडिंग मतलब मुकुलन के द्वारा। पुष्प में नर प्रजनन अंग होता है पुंकेश्वर, ये तो बहुत बार पढ़ चुके हैं ना। शुक्राणु बनता है क्या, गर्भाशय, अंडाशय, मूत्राशय, विष्ठ, तो हम लोग जानते हैं विष्ठ में बनता है। जीवों की उत्पत्ति के लिए पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था, तो बोला ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन थोड़ा मात्रा में था, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं था, इसलिए कहा जाता है कि ऑक्सीजन नहीं पाया था, ठीक है, पाया था। और क्यों पैट्रिक्स के संबंध में निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है, ये एक जीवाश्म बिल्कुल सही है, इसके जबड़े में दांत और तथा अंगुलियां के नख थे, ये भी बात ठीक है, इनमें डेने तथा पंख भी उगमान होते हैं, बिल्कुल बात सही, तो कौन सा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी सही है इसमें, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी अपना लिंग बदलते रहता है, तो हम लोग जानते हैं घेंगा, जिसको गुंजर कहते हैं आप लोग, है ना, अपना भाषा में क्या होता है, घेंगा जो गुंजर होता है, अपना क्या करता है, वो नर बदलते रहता है, अपना लिंग बदलते रहता है, वो क्या करता है, अपना लिंग बदलते रहता है, कभी मादा कभी नर बन जाता है वो। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, जलमंडल ये भी आते हैं, स्थलमंडल ये भी आते हैं, वायुमंडल सभी आते हैं, कौन सा हो जाएगा, इनमें से डी हो जाएगा, ठीक है। मैदानी परिस्थितिक तंत्र में मेढक किस प्रकार के उपभोक्ता है, तो प्राथमिक तो नहीं होगा, प्राथमिक क्या हो जाएगा, कीड़ा मकोड़ा हो जाएगा, कीड़ा मकोड़ा कौन खाता है, मेढक खाता है, तो मेढक क्या हो जाएगा, द्वितीय हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, द्वितीय हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक जैव अनवनीकरणीय पदार्थ है, तो डीडीटी, इसको जल्दी गला उला नहीं जाता है, समझे ना, ये क्या हो जाएगा आपका, डीडीटी हो जाएगा, ओके। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो आप लोगों का सेट है, सेट 2 उसके साथ मिलते हैं, ठीक है। आप लोग प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में शेयर कर दीजिएगा।